हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिस्टर दीप्ति चैनल। लास्ट टाइम ये बहुत लंबा हो गया है कि मैंने लास्ट टाइम को वीडियो अपलोड नहीं की है डायबिटीज़ के ऊपर। एक्चुअली मैं बहुत बिज़ी चल रही थी और अभी मुझे टाइम मिला है, तो मैंने सोचा है हम इसके थर्ड पार्ट को आज ही अब कवर कर लेते हैं और इस डिज़ीज़ कंडीशन को अब हम ख़त्म करते हैं फाइनली। तो लास्ट जब हमने जहाँ पे छोड़ा था, हमने इसकी पैथोलॉजी और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और इसके लैब इन्वेस्टिगेशन, साइनम सिम्टम्स पे हमने इसको ख़त्म किया था सेकंड पार्ट को। थर्ड पार्ट को हम कंटिन्यू करते हैं इसकी मैनेजमेंट के ऊपर, व्हाट काइंड ऑफ द मैनेजमेंट जो हमें करनी चाहिए। और इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो अगर ये मैनेजमेंट के पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे तो यही आपको नर्सिंग मैनेजमेंट में भी यूज़ करने हैं पेशेंट के लिए। तो मैनेजमेंट के जो बेसिक 5 आप मैनेजमेंट कंपोनेंट्स हैं जो डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए हम करते हैं, वो होते हैं न्यूट्रिशनल थेरेपी, एक्सरसाइज, मॉनिटरिंग, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी एंड एजुकेशन। ये 5 हैं जिनसे हम अपनी डायबिटीज़ के पेशेंट को डायबिटीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला आता है न्यूट्रिशनल थेरेपी। न्यूट्रिशनल थेरेपी में हम क्या करते हैं, पेशेंट का आप मील प्लान कर सकते हैं, कैलोरी रिक्वायरमेंट एंड कैसा कैलोरी इनटेक होना चाहिए। और अगर कोई ओबेस पेशेंट है विद डायबिटीज़ है तो उसके लिए बेटर है कि वो अपना वेट लॉस करे। कम से कम एक हफ्ते में आपका 1 पाउंड जो वेट है वो कम होना चाहिए। और न्यूट्रिशन थेरेपी में बेसिकली हमने फोकस करना है कि हमने वो फूड्स अवॉइड करने हैं जिनका ग्लाइमिक इंडेक्स बहुत हाई है, जिनसे ग्लूकोज बहुत जल्दी बढ़ता है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स हमने अपनी डाइट में कम करने हैं। इंडियन डाइट में वैसे भी कार्ब्स ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन कम होता है। हमने अपनी डाइट को ऐसे बनाना है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो और कार्ब्स कम हो। अब कार्ब्स होते किस में हैं, जैसे चावल, आटा। आटा जो पहले आटा आता था जिसमें आप आटा जब छानते थे तो चोकर निकलता था, दैट इज़ अ गुड आटा, क्योंकि उसमें एक फाइबर होता था, उसमें ग्लाइमिक इंडेक्स होता है वो कम होता है। आजकल उसको बड़ा प्रमोशन करके बेचते हैं, खपली आटा करके बेचते हैं, पहले वो आम कॉमन था। लेकिन अब क्या हो गया, अब जहाँ पे आटा पिसता है वहाँ पर रोलर बेस्ड चक्कीज़ हैं, जहाँ पे आटा को इतना पीसा जाता है कि वो अल्टीमेटली मैदा बन जाता है। जब आप आटे को बहुत पीसते हैं तो वो मैदा बन जाता है, और जो मैदा होता है उसमें ग्लाइमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, इसीलिए वो ग्लूकोज को रश करता है। तो हमें पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए कि अगर वो आटा खा रहे हैं तो अगर वो खपली ले सकते हैं तो सबसे अच्छा बात है, नहीं तो मतलब वो मल्टीग्रेन आटे को चूज़ करें। मिलेट्स आप अपने मतलब डाइट में डाल सकते हैं। आप मल्टीग्रेन आटे में जैसे आपको चना हो गया, गेहूं का आटा थोड़ा सा ले लिया आपने, बेसन ले लिया, मक्का ले लिया, ज्वार ले लिया, जो भी आपके लोकेलिटी में मेड अवेलेबल कोई भी ऐसा मतलब ग्रेन है जो आपकी लोकेलिटी में इजी मिल जाता है और आपको आप पचा सकते हो उसे। बाजरा हो गया, आप चाहे तो उस सबको मिलाकर एक आटा बनाकर उसका आप खाना खा सकते हो, उसकी रोटी बना के खा सकते हो। राइस में बड़ा फैंसी हो जाता है, लोग ब्राउन राइस खाते हैं। आपको राइस खाना है तो अगर आप बहुत क्रेविंग है राइस खाने की तो आप 1 बाउल राइस ही खाइए तो ज़्यादा बढ़िया है। और आपको सुक्रस जिनमें सबसे ज़्यादा होता है, आपको वो फ्रूट्स अवॉइड करने हैं। सब्जियों में जैसे पोटैटो में स्टार्च और कार्ब्स ज़्यादा होते हैं, तो पोटैटो को हमने अवॉइड करना है। हमने पेशेंट को बताना है कि अपनी डाइट में आलू ना ले, मैदा ना ले, चीनी तो प्रोबेबली वो तो से बिल्कुल कंप्लीट नो है, उसको तो आपको लेना ही नहीं है। उसके अलावा आपको फ्रूट जैसे जिनमें थोड़ा सुक्रोज ज़्यादा होता है, फ्रक्टोज लेवल ज़्यादा होता है, वो है बनाना, चीकू, इन सबको भी डायबिटिक पेशेंट को कम लेना चाहिए। इसके अलावा वो बाकी फ्रूट्स ले सकते हैं, पपाया उनके लिए बहुत अच्छा है, पपीता ले सकते हैं। और प्रोटीन आपको ज़्यादा बढ़ाना है। प्रोटीन में आप लेग्यूमेंस हैं, यानी कि जैसे बीन्स हैं, दालें हैं, इनको आप डेली मतलब एक्वायर करें। प्रोटीन को आपका डेली प्रोटीन इनटेक होना चाहिए। अब मोटा मोटा आपको पेशेंट को कैसे बताना है कि कितना प्रोटीन आपको खाना है, जितना आपका वेट है। फॉर एग्जांपल अगर आपका वेट 60 किलो है तो आपको पूरे दिन में 60 ग्राम प्रोटीन लेना है। तो इस हिसाब से आपको अपनी मील प्रिपेयर करनी है कि आप प्रोटीन लो, जितना आपका बॉडी में रिक्वायर है उतना प्रोटीन आप लो। प्रोटीन्स को इंक्लूड करना है आप इसमें चना, काले चने, सफ़ेद चने, दालें, जितनी भी दाल है आप सब दिन में एक एक बार ज़रूर खाएं। और रात में हो सके तो आप दाल ही खाएं, बाकी सब चीज़ें अगर ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और जिससे आपका वेट मैनेजमेंट भी होता है। तो इस तरीके की हम डाइटरी मैनेजमेंट जो है पेशेंट के लिए वो कर सकते हैं। आप इसमें से पॉइंट्स लिख सकते हैं कि क्या क्या करना चाहिए।
मैं एक ब्रीफ में बता दूंगी। आपको वेट मैनेजमेंट करना है, अगर आप ओबेस पेशेंट हैं विद डायबिटीज़, आपको वेट मैनेजमेंट करना है। और आपको ऐसे सोर्सेज इंक्लूड करने हैं अपनी डाइट में जिनमें कार्ब्स कम हो। आपको कार्ब्स कम रखना है, प्रोटीन ज़्यादा रखना है, यानी कि दालें ज़्यादा खानी है, रोटी चावल कम खाना है। आपको अगर भूख लगी है तो आप उसकी जगह 1 कटोरी दाल की जगह 2 कटोरी दाल खा लीजिए, लेकिन आपको 2 रोटी अगर आप खाते हैं तो आपको भूख लगी है तो आपने 3 या 4 रोटी नहीं खानी है। आपने रोटी की जगह उसकी जगह दाल को बढ़ा लेना है। और चावल रोटी आप दोपहर में 2 रोटी खा सकते हैं और 1 कटोरी चावल अगर आप खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इसको कम करना है जितना आप कर सके। पहले मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल को आपको, अगर आपको लगता है आप जितना खाना खा रहे हैं उतनी यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी आपकी लाइफ में नहीं है, आप उतना काम नहीं करते हैं, तो आपको, अगर आप फिट एंड फाइन हैं, डायबिटीज़ को बढ़िया से मेंटेन कर सकते हैं, तो आप अपनी एक स्किप को मील कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ऑलरेडी इंसुलिन थेरेपी पे हैं, जिनको इंसुलिन लग रहा है या जिनको हाई डोज ऑफ डायबिटिक या एंटीग्लाइमिक टैबलेट्स चल रही हैं, उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल है कि वो एक डाइट स्किप करें, क्योंकि उससे उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, उनका शुगर लेवल बहुत कम हो सकता है। क्योंकि अगर वो नहीं खाएंगे, क्योंकि दवाई खा रहे हैं तो दवाई अपना काम करती है, वो वैसी शुगर को कम कर देगी। अगर आपने फास्टिंग कर ली, आपने खाना नहीं खाया, तो वो भी आपकी बॉडी में शुगर को कम कर देगा। तो ये ऐसी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए डायबिटिक पेशेंट को हर 2 घंटे में कुछ खाना है, लेकिन आपने बड़ा वाइजली, बड़ा होशियारी से चूज़ करके खाना कि आप ऐसा खाना खाओ जिससे आपका डायबिटिक इंडेक्स ना बढ़े, ग्लाइमिक इंडेक्स ना बढ़े, सॉरी। और एक्सरसाइज अगर आप की बॉडी अलो करती है कि आप, अगर पेशेंट की बॉडी अलो करती है कि वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो आप बढ़िया एक्सरसाइज योगा कर सकते हैं। नहीं तो आपको वॉक ज़रूर करना है। आपको एवरी मील के बाद कम से कम 11 मिनट 12 मिनट वॉक करनी ही है। आप अपने सराउंडिंग्स में वॉक कर सकते हैं। बहुत ही ब्रिस्क वॉक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत तेज़ चलने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल वॉक कर सकते हैं। लेकिन जो पेशेंट्स प्री डायबिटिक हैं या जिनकी फैमिली में डायबिटिक हिस्ट्री है और अभी तक वो यंग है, वो अपनी लाइफ स्टाइल में ये चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में उनको डायबिटीज़ ना हो। मॉनिटरिंग, जिनको भी डायबिटीज़ होता है उनको अपना ग्लूकोज लेवल हमेशा करते रहना चाहिए। बार बार मॉनिटर करना मैं एडवाइज़ नहीं करूँगी कि आप जब खाएं तब आप अपना मतलब ग्लूकोज लेवल चेक करें, क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो पेशेंट बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं। आपको अपना आरबीएस जो है, अपनी शुगर जो है, वो आप हर 1 महीने, हफ्ते में 1 बार या महीने में 1 बार आप चेक करा सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे कंट्रोल वे में चल रहे हैं तो आपको बार बार डेली चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपकी शुगर बहुत बढ़ी हुई है और वो कंट्रोल नहीं चल रही है और आप थेरेपी पे हैं, आप इंसुलिन वगैरह लेते हैं, तो ज़रूर है आपको दिन में 1 या 2 बार उसको चेक करना चाहिए, खाना खाने से पहले और बाद में, ताकि आपको एक डिफरेंस पता चले कि आप कहाँ पर आपका मतलब ज़्यादा मतलब जो ग्लूकोज है वो बढ़ता है, किस पीरियड्स में बढ़ता है। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में आता है, जैसे कि डायबिटीज़ स्टार्टिंग में डॉक्टर बहुत ही लिमिटेड दवाइयाँ देते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई नहीं देते हैं, डिपेंड अपॉन द पेशेंट का HbA1c कितना है, उसकी शुगर कितनी है। जैसे मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड हो गया, और भी बहुत नाम से एंटी ग्लाइमिक जो एजेंट्स हैं वो आते हैं। अगर बहुत ज़्यादा शुगर डिसबैलेंस होती है तो उसके लिए इंसुलिन थेरेपी भी पेशेंट को देनी पड़ती है, जिसमें उसको इंसुलिन लगती है। इंसुलिन रेगुलर करके लगती है, इंसुलिन लेंटस भी लगती है, प्रोलॉन्ग्ड एक्टिंग इंसुलिन्स भी होती हैं, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन्स भी होती हैं, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। और ये कम्प्लीटली डॉक्टर का ही डिसीजन होता है कि उसको कैसे पेशेंट की डायबिटीज़ को मैनेज करना है विद द हेल्प ऑफ द इंसुलिन थेरेपी। और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए भी जिनको डायबिटीज़ है, और उन लोगों के लिए भी जिनकी पॉसिबिलिटी है, जिनकी फैमिली में पॉसिबिलिटी है कि उनको डायबिटीज़ हो सकती है, उनके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये मैनेजमेंट या डायबिटिक्स समझना मेनली ये नहीं है कि जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए ही ये चीज़ समझी जाए। आप भी डायबिटीज़ को अगर बहुत अच्छे समझेंगे तो आपको भी अपनी लाइफ ईज़िली कैरी करना, मतलब आप उसको मतलब ईज़िली कर सकते हो। मुझे जितना समझ आया, मैंने जितना डायबिटीज़ पढ़ा है, कि डायबिटीज़ एक्चुअल में आपको, जब आप मतलब बैलेंस नहीं रहते बॉडी में, तब सबसे पहली जो डिज़ीज़ कंडीशन आती है, आई थिंक वो डायबिटीज़ आती है। अगर आपने सब कुछ बैलेंस करके रखा, आपने अपनी डाइट को, अपने, देखिए यहाँ पे जितनी चीज़ें बता रही हैं वो सारी चीज़ें एक बैलेंस लाइफस्टाइल की हैं। अगर आप ये नोटिस करेंगे
तो एक बैलेंस लाइफस्टाइल के बारे में आपको बताया जा रहा है। एस्पेक्ट अगर आप सिर्फ मॉनिटरिंग एंड फार्माकोलॉजिकल छोड़ दें तो बाकी सब चीज़ें जो हैं वो एक बैलेंस लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए कही जाती हैं। तो अगर आपने अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस कर लिया तो आपको कभी शुगर, बीपी या ऐसी कोई बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि डायबिटीज़ के साथ बहुत सारी बीमारियां इंक्लूड हैं। हम आगे कॉम्प्लिकेशंस में डिस्कस करेंगे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ के साथ आती हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपने लाइफ में सब चीज़ें बैलेंस रखें, हम कार्ब्स कम खाएं, प्रोटीन ज़्यादा लें और एक्सरसाइज करें, वेट को मैनेज करके रखें, और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम लेमन लैंग्वेज में आम लोगों को समझा सकते हैं हम उसके बारे में जानकारी दें, क्या अच्छा है क्या नहीं है वो सब बताएं। और जैसा कि हम रोज़ देखते रहते हैं कि इंडिया में ये चीज़ में मिलावट आ गई है, वो चीज़ में, तो आजकल एक हेल्दी फूड रिसोर्सेज ढूंढना अपने लिए बहुत मुश्किल है। और लेकिन जितना हो सके आप इसको, इस लाइफस्टाइल को अडेप्ट करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे आप बहुत सारी बीमारियों से और बच सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी हर बीमारी आपको अपनी बैलेंस लाइफ को बैलेंस करना सिखाती है। तो जितनी भी आप बीमारियां आगे पढ़ेंगे, जितने भी आप उसकी मैनेजमेंट पढ़ेंगे, वो कहीं ना कहीं आपको यही बताती हैं टू बैलेंस योर लाइफस्टाइल। आपको अपना लाइफस्टाइल बैलेंस में है। कॉम्प्लिकेशंस को मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में इतना नहीं बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा बताना चाहूँगी, क्योंकि अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप एक बहुत अच्छी बुक है ब्रेनर एंड सुधार, आप उसको मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर वही, मैंने अपनी नर्सिंग में भी वही पढ़ा है, उसी बुक से पढ़ा है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। वहाँ पे आप इनको डिटेल में समझ सकते हैं कि इनमें आगे क्या क्या होता है, इनकी मैनेजमेंट क्या होती है। मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता दूँगी। तो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस एंड क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। तो डायबिटीज़ में दो तरीके की कॉम्प्लिकेशन, एक जो छोटे थोड़े टाइम के लिए होती हैं, अचानक से आ जाती हैं, और एक होती हैं जो लंबे टाइम तक अगर आपकी डायबिटीज़ है और अनकंट्रोल वे में चल रही है तो लॉन्ग टर्म में भी आपको ये कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल जाती हैं पेशेंट्स में। तो फर्स्ट है एक्यूट एंड क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस। एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस में आता है हाइपोग्लाइसीमिया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, और क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस में आता है माइक्रोवास्कुलर और मैक्रो और माइक्रोवास्कुलर, यानी कि बड़ी वेसल्स की बीमारी जो हो जाती है और छोटी वेसल्स की जो आगे कॉम्प्लिकेशंस या बीमारियां आती हैं। माइक्रोवास्कुलर ज़्यादा कॉमन होती है, उसमें रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी। रेटिनो मीन्स आई से रिलेट हो गई, नेफ्रो इज़ द किडनी एंड न्यूरो इज़ द जो हमारा नर्व्स हैं उनसे रिलेट हो गई। तो ये वाली कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, इनको हम शॉर्ट में आगे पढ़ेंगे कि ये क्या कॉम्प्लिकेशन जो है वो है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज का जो लेवल है वो नीचे चले जाना, कम हो जाना। हाइपो मीन्स होता है कम, लेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, किसी भी एट अ टाइम ऑफ एनी टाइम ऑफ द डे जो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो 50 to 60 से अगर कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है। इसमें बेसिकली जो सिम्टम्स पेशेंट के अंदर आते हैं कि जैसे टैकीकार्डिया हो जाता है, पेशेंट फेंट हो जाता है, उसको ट्रेमर्स हैं, हाथ उसके हिलते हैं, और उसको कन्फ्यूजन होती है, वो कई बार बोल नहीं पाता है। और आप देखोगे कई बार पेशेंट को इमरजेंसी में लेके आते हैं तो वो एक गहरी स्लीप में होता है, उसको मतलब खराटे भी मार रहा होता है लेकिन उसको अलर्टनेस नहीं आती, आप कितना भी उठाओगे वो उठता नहीं है। तो ऐसे केस में जब आप पेशेंट की चेक करते हो, रैंडम ब्लड शुगर चेक करते हो, तो वो 50 या 60 से नीचे ही आपको मिलती है। तो इस केस में हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। अब ये होता क्यों है, ये इसलिए होता है कि अगर पेशेंट कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिंग हाइपरग्लाइसीमिक इंडेक्स पे डॉक्टर ने उसको डाला हुआ है, या उसने डोज ज़्यादा ले ली है गलती से, या उसने एक्सट्रीम फास्टिंग कर ली है, उसने डायबिटीज मैनेज करने के चक्कर में बहुत कम खाना खा लिया है, या उसने बीच में बहुत टाइम पीरियड है खाने के बीच में उसने ब्रेकफास्ट स्किप करा या डिनर स्किप करा, कुछ भी ऐसा करके उसने अपना मतलब फास्टिंग बहुत ज़्यादा कर ली होती है। तो उस केस में जो, और ऊपर से उसने मेडिसिन भी खाई है, तो जब आप दवाई भी ले रहे हो या आप इंसुलिन लगा रहे हो, तो इंसुलिन या दवाई खाने के बाद आपने खाना नहीं खाया है, तो अल्टीमेटली आपके ब्लड में जितना ग्लूकोज होगा वो उन दवाइयों के रिएक्शन के कारण वो कम हो जाएगा। और अगर आपने उस पर कुछ खाया भी नहीं है, आपने फास्टिंग की है, तो आपका लेवल और भी कम हो जाता है, जिससे फिर आपको हाइपोग्लाइसीमिया जैसी कंडीशन जो है वो पेशेंट में अराइज होती है। तो इस कारण से ये होता है। इसकी मैनेजमेंट बेसिकली अगर बहुत कम होती है तो हमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, वहाँ पे हम इसको D25 देते हैं, जिसको लो वॉल्यूम हाई कैलोरी फ्लूइड भी कहते हैं, कि वो आता कम वॉल्यूम है, यानी कि वो 100 ml
कि 100 ml की बोतल में आता है और उसमें डेक्स्ट्रोज जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, 25% होता है उसके अंदर। तो जब हम वो पेशेंट को लगाते हैं, फास्ट में थोड़ा लगाते हैं, तो हम उसके बाद देखते हैं 15-10 मिनट के बाद पेशेंट में अलर्टनेस आती है, पेशेंट थोड़ा ठीक होता है, रिस्पॉन्स करने लग जाता है, और जब आप उसकी शुगर देखोगे तो वो राइज अप हो जाती है। कई डॉक्टर इसको मेंटेन करने के लिए, सबकी अपनी अपनी प्रैक्टिस है, कहीं कहीं इसको मेंटेन करने के लिए जैसे D25 आपने दे दी और फिर उसके बाद डॉक्टर क्या करते हैं, उसको मेंटेनेंस के लिए DNS वगैरह दे देते हैं, ताकि एक, क्योंकि जो वो शुगर बढ़ती है वो D25 से बढ़ती है, तो वो एकदम से कम भी हो सकती है। जैसे D25 एब्जॉर्ब हो जाएगी या मेटाबोलाइज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो एकदम से फिर उसकी शुगर लेवल डाउन जा सकते हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको ऐसा मेंटेनेंस के लिए हम D25 पेशेंट को, DNS पेशेंट को फर्दर लगा देते हैं, डिपेंड अपॉन कि डॉक्टर DNS प्रिस्क्राइब करते हैं। D10 या D5 भी डॉक्टर उसको लगा सकते हैं। तो ये इसकी मैनेजमेंट होती है। आप इसमें एजुकेशन क्या दे सकते हैं पेशेंट को? अपने पेशेंट को यही समझाना है कि आपने अपना मील जो है वो टाइमली लेना है, हर 2 घंटे या 3 घंटे के बाद आपको कुछ ना कुछ खाना है। अगर आप इंसुलिन पे हैं तो जैसे ही आपने इंसुलिन लगानी है उसके बाद उसके विदिन हाफ एन आवर में आपको खाना खाना है। और पेशेंट अगर उस पेशेंट को बताना है कि उसको प्रॉपरली बताना है। अगर पेशेंट नहीं समझ सकता है दवाई, तो पेशेंट के किसी रिलेटिव को बताना है कि उसको कैसे दवाई देनी है। ऐसा ना हो कि पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन कर रहा है तो कहीं वो गलती से 2 या 3 दो मतलब डबल डोज ना ले ले। तो आपने किसी सुपरविजन में उसको दवाई, पेशेंट के रिलेटिव को कहना है कि आप ही उनको दवाई दें। इस तरीके की आपने एजुकेशन देनी है। और हम ये भी कह सकते हैं, एक एजुकेशन आप ये भी दे सकते हैं कि जैसे पेशेंट के रिलेटिव्स को कहना है कि आप अपने घर में ग्लूकोन डी रखें। जब भी पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसको थोड़ा सा लो लेवल ऑफ एनर्जी फील हो रहा है या उसकी डायबिटिक, उसका RBS नीचे है, आप पहले तो, अगर आपके पास घर में मशीन है, सेल्फ मोनिटरिंग RBS मशीन है, तो आप वो उससे मोनिटर करें। लगता है कि वो कम है, ग्लूकोज लेवल कम है, तो आपने ग्लूकोन डी का जो 1 या 2 चम्मच पानी में घोल के उसको पीना है। और उसके बाद आपने किसी डॉक्टर के पास जाके दोबारा ग्लूकोज चेक करवाना है, और ज़रूरत पड़े तो अगर आपको D25 की नीड है तो डॉक्टर आगे देखेंगे कि आपको कैसे मैनेज करना है। या फिर हम ऐसा प्रिकॉशनरी पेशेंट को कहते हैं कि आप अपने पास ऑरेंज कैंडी वगैरह हमेशा रखें, कोई ना कोई कैंडी, स्वीटेस्ट चीज़ें हमेशा रखें। ऐसा नहीं कि आपको हमेशा खानी है, बस आपको अपने पास रखनी है। जब भी आपको ऐसा लगता है आप 1 या 2 कैंडी अपने मुंह में रख सकते हैं, ताकि आपको इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट कैलोरी आपको मिल जाए उससे। इस तरीके से इसको मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बेसिकली होता है एब्सेंस और इनएडिक्वेट इंसुलिन। अगर बॉडी में एब्सेंस होगी है इंसुलिन की, इंसुलिन बिल्कुल नहीं है या बहुत कम इंसुलिन है, तब ये डिजीज़ कंडीशन अराइज होती है। इसमें क्या होता है, देखिए जैसे मैंने बताया कि इंसुलिन सेल में लगती है, सेल को खोलती है और जो ग्लूकोज ब्लड में होती है उसको सेल के अंदर स्टोर करवाती है। तो अगर इंसुलिन नहीं होगी तो सेल में ग्लूकोज जाएगी नहीं। तो इससे रेसिप्रोकल क्या होता है कि कैटाकोनिक स्टेज बॉडी में होने लग जाती है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि एक इंसुलिन का ये फंक्शन भी है कि कैटाकोनिक स्टेज को वो प्रिवेंट करता है। तो जब इंसुलिन नहीं होगी तो बॉडी क्या करती है, अपने फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सबको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि बॉडी में ग्लूकोज नहीं है। तो वो बॉडी को ग्लूकोज देने के चक्कर में कि वो ज़्यादा ग्लूकोज बनाना शुरू कर देती है और ब्लड में जो है वो ग्लूकोज लेवल बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से हाइपर ग्लाइसीमिया पेशेंट में देखा जाता है कि पेशेंट की जो ब्लड शुगर है वो बहुत हाई होती है इस पेशेंट की। और क्योंकि अब जब ब्लड में ग्लूकोज बहुत बढ़ने लग जाती है तो उसको काउंटर करने के लिए किडनी क्या करती है कि उसको बाहर निकालना शुरू कर देती है ग्लूकोज को यूरिन के साथ। तो मैंने बताया था कि जब ग्लूकोज अपने साथ निकलता है बाहर यूरिन से, तो वो अपने साथ अकेला नहीं निकलता, वो बहुत सारे सोडियम, पोटाशियम, इलेक्ट्रोलाइट्स को अपने साथ लेके निकलता है। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट लॉस या डिहाइड्रेशन पेशेंट में हो जाता है। आप देखेंगे ऐसे पेशेंट में यूरिनेशन बहुत होती है, इतना बाथरूम होता है कि कई बार पेशेंट बेड पे ही बाथरूम ज़्यादा कर देता है। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रोलाइट लॉस और डिहाइड्रेशन भी देखने को मिलती है। और क्योंकि आपके कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं, प्रोटीन हो रहे हैं, फैट्स भी हो रहे हैं, तो जब फैट्स ब्रेक डाउन होते हैं तो आपके लाइपोसिस होता है, आपके लिपिड्स भी ब्रेक डाउन होते हैं, जो स्टोर लिपिड्स होते हैं वो भी टूटने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कीटोन बॉडीज़ बननी शुरू हो जाती हैं। और कीटोन बॉडीज़ जब एक्यूमुलेट होती हैं तो वो एसिडोसिस कोज करती हैं, एसिड कोज करती हैं बॉडी के अंदर। तो इस कारण से एसिडोसिस भी है जो वो देखने को मिलता है इस कंडीशन में।
तो इस कंडीशन में जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं वो बेसिकली इसमें बेसिकली हम क्लिनिकल सिम्टम्स क्या आते हैं इस कंडीशन में, बेसिकली इसमें आता है जैसे बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होना, बहुत प्यास लगना पेशेंट को, और पेशेंट को नोज़िया फील होता है, वॉमिटिंग्स फील होते हैं, उसको भूख नहीं लगती है। तो ये सब जो मतलब सिम्टम्स हैं वो पेशेंट के अंदर पाए जाते हैं जब उसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, तो उससे बहुत लेथार्जी, बहुत ज़्यादा मतलब ताकत नहीं रहती बॉडी में, उसको धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो ये सब चीज़ें भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में होते हैं। आप इसको कैसे डायग्नोस कैसे कर सकते हैं लैब इन्वेस्टिगेशन में, जैसे आप इसकी आरबीएस करेंगे तो बहुत हाई मिलेगी क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया है। इलेक्ट्रोलाइट, जब हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करवाते हैं तो सोडियम पोटाशियम लेवल डाउन जाते हैं पेशेंट के, और यूरिन में आपको कीटोन बॉडीज़ प्रेजेंट पाई जाती हैं कि कीटोन बॉडीज़ बॉडी से निकल रही हैं। तो ये दोनों चीज़ें बताती हैं कि डिहाइड्रेशन हो रहा है और एसिडोसिस हो रहा है। और फ्रूटी स्मेल जो मैंने आपको पहले बताई थी वो बहुत प्रेजेंट होती है पेशेंट के अंदर, तो उससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट में भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में जा रहा है। इसकी मैनेजमेंट बेसिकली क्या होती है कि आपने पेशेंट को, क्योंकि इंसुलिन डेफिशिएंट है या इंसुलिन कम है, तो हम उसको इंसुलिन थेरेपी देते हैं, उसको इंट्रावेनस इंसुलिन देते हैं ताकि उसका हाइपरग्लाइसीमिया को हम मेंटेन करें, और उसको इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी भी देते हैं ताकि उसके जो इलेक्ट्रोलाइट जो लॉस हो गए हैं वो हम उसको रिहाइड्रेशन करवाएं पेशेंट की। तो इस तरीके से हम इस पूरी डिजीज़ कंडीशन को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस, जिनमें हमारी आती हैं मैक्रो और माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। मैक्रोवास्कुलर बेसिकली क्या होता है कि डायबिटीज़ में क्या होता है कि जितनी भी आपकी वेसल्स होती हैं वो सब मोटी हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं, और उनमें प्लाक फॉर्मेशन होने लग जाती है क्योंकि आपके लिपिड्स भी बढ़ने लग जाते हैं। तो जो भी आपकी बॉडी में बड़ी नसें हैं, मोटी नसें हैं, वो बहुत मोटी हो जाती हैं। मोटी होने की वजह से क्या होता है कि जैसे आपकी कोई भी ये लिमन है फॉर एग्जांपल, जैसे कोई भी आपका ब्लड वेसल होती है तो उसको हम ऐसे पाइप से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो एक पाइप की तरह है। तो जब वो बहुत मोटी हो जाएगी, बहुत मोटी उसकी हो जाएगी, तो उसका जो ये अंदर का डायामीटर है, यानी कि जो उसका लुमेन है जहाँ से ब्लड पास हो रहा है, वो छोटा हो जाएगा। तो छोटा होने की वजह से क्या होता है कि जितना भी ब्लड है वो बड़े प्रेशर से पास ऑन होता है। तो उससे क्या होता है कि इसके कारण क्या होता है कि पेशेंट को जैसे हाई बीपी रहना, और जब ब्लड बहुत फोर्स से किसी ब्लड वेसल में जाएगा तो ब्लड वेसल को भी डैमेज करता है, जिसकी वजह से जैसे वहाँ जख्म हो जाता है। फिर जब जख्म वहाँ पे सूखता है तो वहाँ प्लाक फॉर्मेशन हो जाती है, या अगर पेशेंट के लिपिड्स बड़े हों तो लिपिड्स वहाँ पे चिपकना शुरू कर देते हैं। तो अगर वेसल का मुंह छोटा हो चुका है क्योंकि वो मोटी हो चुकी है, और उसके बाद उसमें चोट लगने के कारण भी उसमें प्लाक फॉर्मेशन हो गई है, जिसको हम खुरुंड कह देते हैं कि उसके अंदर खुरुंड बन गया है, जख्म के ऊपर जो परत आती वो बन गई है, उसकी वजह से रास्ता और छोटा हो गया है, या जो लिपिड्स हैं वो वहाँ पे चिपकना शुरू, फैट वहाँ पे डिपॉजिट होने लगा है, तो उसका जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है। तो जब भी किसी पाइप का मुंह छोटा हो जाएगा तो उसमें से प्रॉपर ब्लड सप्लाई जो है, या ब्लड प्रॉपर वहाँ से नहीं जाता है, प्रेशर से जाता है, तो हाई बीपी होने का डर होता है। और इस केस में पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक यानी कि दिमाग का दौरा, दिल का दौरा, ये सब भी आ सकता है माइक्रोवास्कुलर डिजीज़ के अंदर। माइक्रोवास्कुलर जैसे बहुत पतली वेन्स है हमारी बॉडीज़ में, ऐसा तो नहीं है कि हर जगह बहुत मोटी वेन जा रही है। जहाँ बहुत डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, बहुत छोटे ऑर्गन्स हैं, वहाँ पे वेन भी बहुत छोटी होती है, आर्टरीज बहुत छोटी होती है। जैसे आँख हो गई है ना, आँखों में बहुत छोटी वेन्स चाहिए होती हैं, तो आँखों में क्या होता है कि जो जहाँ छोटी वेन्स होती हैं वो भी मोटी होना शुरू हो जाती हैं। अब जो वेन ऑलरेडी बहुत छोटी है, जिसका पहले ही डायमीटर बहुत कम है, जिसका पहले ही लुमेन साइज़ बहुत कम है, अगर वो मोटी हो जाएगी तो वो बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाएगी, बिल्कुल बहुत कम उसमें ब्लड सप्लाई जाती है। तो ऐसे केस में जो छोटी नसें होती है जब वो मोटी हो जाती है तो उनका जो डायमीटर है, उनका जो गोला है जिनसे वो ब्लड पास हो रहा है, वो बिल्कुल ही बंद हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। तो ऐसे केस में जैसे रेटिनोपैथी यानी कि आँखों के जैसे रेटिना में जो ब्लड सप्लाई जा रही है वहाँ पे बहुत छोटी वेन्स होती है, नर्व्स, आर्टरीज होती हैं, तो वहाँ अगर ये थिकनिंग हो जाती है, वहाँ ये सब चीज़ें, ये दिक्कतें आने लग जाती हैं, डायमीटर कम हो जाता है, तो ब्लड सप्लाई ना पूरी पहुँचने के कारण पेशेंट को जो इमेज बनती है रेटिना के ऊपर वो ब्लर बनती है, उसको धुंधला दिखाई देता है, या मोतियाबिंद वगैरह, ये सब चीज़ें भी बहुत कॉमन होती है रेटिनोपैथी में। देन नेफ्रोपैथी होती है किडनीज़ में भी जितनी ब्लड वेसल्स होती हैं बहुत छोटी होती हैं, तो उनमें भी ये दिक्कत आती है कि ब्लड का प्रेशर बहुत तेज़ होता है वहाँ पे भी, तो वो किडनी के फिल्ट्रेशन वर्क में बहुत डैमेज करता है। न्यूरोपैथीज बहुत कॉमन है, जैसे हम देखते हैं कि किसी के पैर में जख्म हो गया, फिर वो जख्म ठीक नहीं हो रहा है,
और इतना ज़्यादा वो वूंड अनहील हो जाता है कि उसके बाद में कई बार लोगों को गैंग्रीन हो जाता है और उनको कई बार अपना वो पूरा पार्ट कटवाना भी पड़ता है। और ज़्यादातर ये लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में देखने को मिलता है जहाँ पे ऑलरेडी तो नर्व्स अपना प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते, पेशेंट को पता नहीं चलता है कि उसने ठंडी जगह पे पैर रखा है या गर्म जगह पे पैर रखा है, या उसको आइडेंटिफाई होता है तो बहुत देर में होता है, जब तक उसका पैर जल भी जाए या उसको फोस्ट बाइट हो जाए, ठंड से उसका पैर ख़राब हो जाए, ऐसा भी होता है। और कई बार पेशेंट में कट लग जाए पैरों में या कोई चोट लग जाए तो भी उसको नहीं पता चलता है। क्योंकि नहीं चलता है क्योंकि जो जो सेंसरी वहाँ पे जो सिस्टम है जो बस सेंस करके पेशेंट को बताएगा कि तुम्हें पेन हो रहा है या कट लगा है, वो वीकन हो जाता है। और उसकी ऊपर से क्योंकि ब्लड वेसल्स बहुत छोटी हो चुकी हैं तो ब्लड सप्लाई वहाँ नहीं पहुँचती है, वुंड प्रॉपर तरीके से हील नहीं होता है। और दूसरा, डायबिटिक के कारण जो हमारी इम्यूनिटी है वो सप्रेस हो जाती है, पेशेंट की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो ऐसे केस में जितने भी WBCs हैं जो हमारे फाइट बैक करते हैं, मतलब जैसे कोई वूंड हो गया वहाँ पे सारे लिकोसाइड्स या WBC वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं वूंड हीलिंग कराने के लिए, ताकि फॉरेन बैक्टीरिया जो आए हम उसको मार गिराएं, तो वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया वहाँ पे पनपता है उसको बहुत अच्छा मीडियम मिल जाता है। मीडियम इन सेंस उसको ऐसा भी मिल जाता है जैसे हम कहते हैं ना कि मीठे चीज़ के ऊपर मक्खियाँ आती हैं, सेम वैसा ही हो जाता है। क्योंकि माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरिया है उसके लिए बहुत अच्छा मीडियम होता है ग्लूकोज में वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। ऑलरेडी पेशेंट डायबिटिक है, उसकी ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है और उसका वूंड ओपन है और वहाँ पे ब्लड सप्लाई उसको मिल रही है, थोड़ा थोड़ा ब्लड तो होता ही है वहाँ पे, और ऊपर से इम्यूनोसप्रेस डाउन है, उसकी इम्यूनिटी इतने काम नहीं कर रही है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे लड़ सके। तो ऐसे में जीत माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरियाज की हो जाती है, वो जख्म को और बढ़ाने लग जाते हैं और उसको गहरा कर देते हैं, जिसकी वजह से जख्म जो है वो हील नहीं कर पाता है। तो ऐसे केस में हमने पेशेंट को कहना होता है कि आपने अपने पैरों का बहुत ध्यान रखना है, आपने नेल कटिंग बहुत ध्यान से करनी है, और या फिर आप किसी सुपरविजन किसी और से करवा लें नेल कटिंग। और उनको कहते हैं कि हमेशा पैरों को साफ़ रखना है और जुराबें पहन के रखनी है, पैरों में नमी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पैर धोए और साथ के साथ उसमें जुराब पहन ली, आपको पैरों को अच्छे से ड्राई करना है, सुखाना है, फिर उस पर जुराब वगैरह पहननी है। और अपने जो बूट हैं वो शाम के टाइम पे परचेज़ करने हैं, क्योंकि सुबह में अगर आप परचेज़ करते हो तो नॉर्मली क्या होता है कि हम जब सारा दिन चलते हैं तो हमारे पैरों में ब्लड फ्लो होने की वजह से शाम को हमारा सभी का नॉर्मली जो पैर हैं वो एक थोड़े से स्वेल हो जाते हैं, तो वो स्वेलिंग के कारण उनका थोड़ा सा पैरों का साइज़ बढ़ जाता है। तो अगर आप शाम के टाइम पे जूते वगैरह खरीदोगे तो आपको एक प्रॉपर साइज़ ऑफ मतलब फिटिंग आपका जूते का आपको मिलेगा। और आपने टाइट जूता पहन तो आपको फील नहीं होगा, क्योंकि आपका जो न्यूरो सिस्टम है, सेंसरी है, मोटर जो है लॉस हो गया, तो आपको ना तो टाइटनेस फील होगी, ना आपको पता चलेगा कि आपका पैर में कोई छाला पड़ गया, ब्रिस्टल हो गया है तंग जूते की वजह से, आपको वो चीज़ फील नहीं होगी। और क्योंकि फिर वहाँ पे वास्कुलर मतलब वेन्स छोटी हैं तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई भी नहीं मिलेगी, और क्योंकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रही है, इम्यून सिस्टम डिप्रेस्ड है, तो वो जख्म धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ये सब थी डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन। थोड़ा थोड़ा मैंने मैनेजमेंट बताया, इसको डीप डेप्थ में पढ़ना है, आप ब्रनर एंड सिद्धार्थ को भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे फाइनली हमारा डायबिटीज़ मेलाइटस का जो पूरा डिज़ीज़ कंडीशन है वो ख़त्म होती है। ये डिज़ीज़ कंडीशन बहुत बड़ी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और अगर आपने इसका सेकंड पार्ट या फर्स्ट पार्ट समझ लिया तो इसको समझना बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसी के साथ मैं आप सब लोगों से टाटा बाय बाय करती हूँ, और फाइनली कोशिश करूँगी कि टाइम पे आपको अपडेट्स मिलें और टाइमली मैं वीडियो अपलोड्स करूँ। थैंक यू सो मच, and please subscribe the channel, like, share and subscribe, and please comment whether you like the content or not. Thank you.